Hello everyone. Good morning to all of you. ओके तो आपको अब साउंड और स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा. अगर कोई कंसर्न है तो बोलने का. सो हम लोगों ने वेब ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है. उससे पहले क्या प्रोडक्ट का मैं आपको बताता हूँ और पहले आपके डाउट्स को ले लेंगे जो भी डाउट्स होंगे. सो ऑप्टिक्स में आपने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और जो भी पोर्शन आपको या जो भी एक पार्ट आपको कम समझाओ मैं उसको थ्योरेटिकली रिवाइज करा सकता हूँ. उसके बाद उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उनके लिए हेल्प देता हूँ. रे ऑप्टिक्स में जो फोकस था वो केवल दो कॉन्सेप्ट्स पे था. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब इसको अपने अलग अलग केसेस पे देखा है. प्लेन मिरर ले लो, कर्व मिरर कंसीडर कर सकते हो और रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस, लेंसेज, प्रिज्म और जो भी है. और आपने जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही बना था. So in case you have any concern on any topic or any particular definition or formula, theoretically, conceptually वो आप पूछ सकते हो. उसके बाद आपके डाउट्स जो होंगे उनको हम डील कर लेंगे. Anybody having any problem on any part of the ray optics? किसी पोर्शन को रिवाइज करना हो, कम समझाओ. साइन कन्वेंशन. ओके श्योर, विल लेट यू नो. यहाँ पर चाहे वो रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हो या फिर रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हो, हर जगह साइन कन्वेंशन चलता है. आपके पास आपको इमेज बनाने के लिए बोलेगा और कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा. जो भी है, लेट्स से ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, व्हाटएवर इट इज, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो या प्लेन सरफेस हो, कैसा भी हो. तो आपको एक पहले रेफरेंस लाइन लेनी होती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर पॉइंट से पास करती है. सो अगर आधा पोर्शन दिया है या कोई पोर्शन दिया गया है तब भी आप उसकी प्रिंसिपल एक्सिस को पहले ड्रॉ करोगे. सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या करते हो, फिर एक का सेंटर पॉइंट पकड़ते हो जो उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा या पोल होगा, उसको आप ओरिजिन ट्रीट करते हो. इररिस्पेक्टिव की दुनिया में क्या चल रहा है ये अपने को पहले करना होता है. फिर इसके बाद आपको देखना होता है कि लाइट रे किधर से इस इंस्ट्रूमेंट पे फॉल होने वाली है. सो लाइट रे या तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी. सो इन आइदर ऑफ द टू केसेस पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना होता है इस पे लाइट रे कैसे इंसिडेंट हुआ. अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ तो जिस डायरेक्शन में लाइट रे जाती है, लेट्स से कि एक अगर इंसिडेंट लाइट रे में बना दूं, मे बी लाइक दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, सो वी विल ट्रीट दिस एज अ पॉजिटिव, दिस एज अ नेगेटिव. अब आपको क्या करना है कि जो भी क्वांटिटीज आप मेजर करो, चाहे यू को मेजर करना हो या वी को मेजर करना हो या एफ को मेजर करना हो या आर को मेजर करना हो, यही क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं. अपने को देखना है कि यू किस तरफ है. सपोज कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है. तो अगर ये इंसिडेंट लाइट रेस का मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसा रहा होगा, वर्चुअल रहा होगा. सो यू शुड बी रिटन एज अ पॉजिटिव. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता तो फिर आप यू इस तरफ मेजर करोगे तो यू को नेगेटिव लिखना है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर लाई कर रही है, ये साइन आपको यूज करना है. आपको क्या होगा, यू का साइन आपको पता चल जाएगा, एफ या आर का साइन पता चल जाएगा, तो फिर फॉर्मूले से हमको वी पता चल जाएगा. अब वी पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव साइड बनेगा, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइड बनेगा.
ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो साइन कन्वेंशन है वो सभी के लिए ट्रू होता है। लेंसेस में भी वैलिड है और मिरर्स में भी वैलिड है, और हर जगह हम लोगों ने ये यूज किया है। उसके लिए ऑब्जेक्ट ना देख करके अपने को क्या देखना होता है, इंसिडेंट लाइट रे कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कि ये लाइट रे कहीं से आ रहा होता है और यहाँ पर इमेज बना रहा होता है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही होती है। और ऐसा भी हो सकता है आपका रियल ऑब्जेक्ट रखा हो तो इंसिडेंट लाइट रे इधर हो जाएगी, तो भी ये पॉजिटिव होगा, तो भी ये नेगेटिव होगा। सो रे डायग्राम से पहले आपको इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन पकड़नी है, फिर अपने को साइन यूज करना है। ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ। अब कई बार क्या होगा कि वर्टिकली अप होगा, वर्टिकली डाउन होगा। अगर हमारे पास ये हाइट एच ऑब्जेक्ट है और ये एच इमेज है, तो इसमें से एक पॉजिटिव लेनी है, एक नेगेटिव लेनी है। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, इसके लिए कोई खास कन्वेंशन नहीं है। अब एक को पॉजिटिव ट्रीट करोगे तो दूसरा नेगेटिव आएगा। जनरली हम जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इमेज की हाइट अगर हमको मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो बोलेंगे कि डाउन साइड है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन में है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी साइन चलता है, सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी साइन चलता है। ये साइन के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया। Consider principal axis, consider origin, then decide the plus minus direction based on incident ray, and then measure these numbers with the proper sign. So अगर ये 10 दिया होगा तो हम u को +10 लिखेंगे, और अगर बैक साइड होता है तो -10 लेते हैं। Got it? इसके बाद आपने पूछा है कैन आई once again explain the displacement method in short? बिल्कुल। ये साइन कन्वेंशन था। और आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस में साइन कन्वेंशंस को लगा करके चेक करना है ताकि आप यूज टू हो जाए। अदरवाइज प्लस माइनस का गलती हो जाता है और उससे अपना इशू बनता है। कई बार क्या होगा कि ये आर को डिसाइड करने में आपको इशू पड़ेगा। तो आप देखो कि आर रेडियस को कैसे पता करते हैं, उसको कंप्लीट स्फीयर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये सेंटर किस तरफ जा रहा था। अगर सेंटर पॉजिटिव, सपोज के लिए इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा होगा तो रेडियस हमारी नेगेटिव होगी। अगर सेंटर यहाँ पर आ रहा होगा तो रेडियस हमारी पॉजिटिव होगी। तो सारा मेजरमेंट पोल से और जिस तरफ जिस टेरिटरी में जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग साइन देना होता है। Sir, is there even sign conventions for focal length? यस, फोकल लेंथ के लिए भी अपना साइन कन्वेंशन रहता है, बिल्कुल रहता है। चाहे वो ये चारों के लिए रहता है, यू वी एफ आर सभी के लिए लगेगा। और ये एफ और आर आपस में लिंक होते हैं, तो आप एक का जानते हो तो दूसरे का निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि मिरर होता है तो क्या होता है, मिरर में एफ की वैल्यू r/2 होती है। तो अगर हमारा r नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगा। और लेंस की अगर आप बात करोगे तो लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालते हैं, उसमें भी R1 और R2 के साइन यूज हो जाते हैं। तो R1 और R2 के साइन अपने को पता चल जाए तो F का साइन भी पता चल जाता है। या फिर आपको F पता चल गया, लेट से आपको पता कि फोकस यहाँ पर है, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। और अगर लेंस होगा तो फिर अपने को देखना होगा कि दो फोकस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंड फोकस। तो सेकेंड फोकस को वॉच करते हैं। तो लेंस के केस में आपको यहाँ से फोकस का साइन पता करना पड़ेगा, मिरर केस में यहाँ से फोकस का साइन पता करना पड़ेगा। यूवी आर के साइन आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। और इसके बाद आपने पूछा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट क्लास में बताया, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं, उसका डेरिवेशन हमने कर रखा है। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है कि अगर अपने पास लेट से कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये केवल कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रू है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करते हैं। और इसकी अपने फोकल लेंथ चाहिए। अपने को नहीं पता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। हाँ बता दो, अब सभी जो आपके डाउट है सारा कुछ कंसीडर करेंगे। सपोज कर लीजिए अपने को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता है, अपने को ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। आपको कोई लेंस लेके दे देता है और बोलता है कि इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो आपके पास एक तो चॉइस है कि आप इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने जाओ, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं से मेजर करने के जाओ,
जो कि थोड़े से चैलेंजिंग केसेस हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करके इसकी फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप सिंपली एक काम करो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखो और उसकी इमेज को देखो कहाँ बन रहा है, यू पता करो, वी पता करो, फॉर्मूले से एफ पता चल जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्लेसमेंट मेथड को भी यूज किया जाता है। कैसे वर्क करता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसका क्रक्स और उसके फॉर्मूले। आपको क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स कर देनी होगी। सो ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स कर दी है। इमेज कहां पर बनाना है, वहां पर एक स्क्रीन लगा देंगे। ये स्क्रीन है, इसका मतलब इसी पर इमेज बननी है। सो ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, स्क्रीन इज फिक्स्ड, दैट मींस इमेज को इसी पर पॉइंट पे बनना है। और हम किसी हाइट की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। सो इमेज हैज टू बी ओवर देयर एंड ऑब्जेक्ट हैज टू बी ऑन दिस प्लेन। तो यहाँ पर भी एक आप लाइन ले सकते हो, सपोर्टिंग लाइन। तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट रखना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेंस को रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते हैं, तो इमेज अपने को इधर उधर मिलती है। इसमें उल्टा कर रहे हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगी वो भी फिक्स कर रहे हैं, लेंस को मूव करेंगे। जब ये सेंस ये फिक्स्ड है तो इनके बीच का गैप जो होगा ये डी, ये भी फिक्स रहेगा। सो डी अपने को बताएगा वो कि इतने दूर पर ऑब्जेक्ट और इमेजेस बन रहे हैं। सो यू विल फाइंड कि अगर ये अपने को फिक्स है तो लेंस को दो अलग अलग पोजीशन पे, देखो क्या होगा कि अगर आप लेंस को कहीं भी रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जरूरी नहीं कि यहाँ पर बने, या फिर एक लोकेशन पर अगर यहाँ पर बनता है तो हर एक लोकेशन पे रखने पर यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं रिलेशन चलता है 1/v 1/u 1/f का। सो लेट से कि अगर एक लोकेशन अपने को मिलती है ये, जहां पर रखने से यहाँ पर वाली ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बनाती है, तो एक ये लोकेशन है। आप पाओगे कि अगर आप लेंस को ओ से आई तक लेकर के घुमाते हो, अलग अलग लोकेशन पे रख करके टेस्ट करते हो, तो आपको एक और लोकेशन मिलेगी। सो बेसिकली यू गेट टू लोकेशंस जहां पर सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पॉइंट पर मिलता है। पॉइंट पर मिलता है मतलब यू और वी इस तरह से होते हैं कि इसके लिए जो सेटिस्फैक्शन चल रहा होता है यूवी का रिलेशन, वो इसके लिए भी चल रहा होता है। ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको देख सकते हो। So point is कि at two locations you can form the image of the same object on the same screen. That's a crux point. So कितना दूरी पर आप इसको लेके गए हो, ये D हमारे लिए काम का होता है। So this is one location where the image is being formed. There's another location where the image is being formed of the same object. So ये दो नंबर देख करके हम f की वैल्यू पता कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में आपने प्रूफ किया था f की वैल्यू आती है d² - d² डिवाइड बाई 4d। इसका प्रूफ भी किया हम लोगों ने। मोरोवर यूल फाइंड कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो आपने एक ही रखा है, तो उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही रहेगी, लेकिन अलग अलग इमेजेस बनेगी। फर्स्ट केस में उसकी हाइट h1 आएगी, सेकंड केस में हाइट h2 आएगी। हम लोगों ने ये भी प्रूफ किया था कि जो h ऑब्जेक्ट आता है वो √h1 × h2 आता है। सो दो इमेजेस जो बनेंगी, अगर उनकी हाइट हमने को पता हो तो हम ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन अगर m1 है, सेकंड केस का मैग्निफिकेशन अगर m2 है, तो m1 और m2 की वैल्यू 1 रहती है। ये मल्टीपल करेक्ट में दे सकता है। तो बोलेगा क्या फोकल लेंथ ये होगी, आप बोलोगे यस। क्या ऑब्जेक्ट हाइट ये होगी, आप बोलोगे यस। क्या मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना रहेगा, आप बोलोगे यस। इसका प्रूफ लास्ट क्लास में किया हुआ है, आप देख सकते हो। सो आइडिया क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशंस फिक्स्ड है, लेंस को दो अलग अलग लोकेशन पे रखने पर यही ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन मिलता है। और उस केस में लेंसेज के बीच का गैप या लेंसेज की लोकेशन, लेंस की लोकेशंस के बीच का गैप डी होना चाहिए। इमेज और ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप कैपिटल डी होगा, तो फोकल लेंथ ये हो जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि लेंस को आप L1 लोकेशन से L2 लोकेशन पे डिस्प्लेस करते हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डी है। कई बार वो डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम नहीं लेगा, ऐसा बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, उससे हमने लेंस से एक इमेज बनाया,
फिर हमने लेंस को थोड़ा सा मूव कराया तो फिर इमेज वहीं पर मिलती है जहां पर पहले मिला हुआ था। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन फिक्स्ड है और लेंस को आप मूव करा रहे हो, सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू दिस। मेकिंग सेंस? इट शुड। फिर आपने पूछा है री एक्सप्लेन द फेस फ्लाई क्वेश्चन दैट वी टुक इन द लेक्चर। उससे पहले आपने पूछा है री एक्सप्लेन एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट, वो दोनों आपके डाउट्स आपस में रिलेटेड है। तो एपरेंट शिफ्ट के बारे में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एपरेंट शिफ्ट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो जिसको आप ऐसा नाम दे सकते हो कि दिस इज इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन सरफेस यूजिंग रिफ्रैक्शन। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज का बनाना। लेट्स से ये म्यू1 मीडियम है, ये म्यू2 मीडियम है, और अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको देता है। ये जो डिस्टेंस है वो म्यू2 मीडियम में डिस्टेंस दिया हुआ है, और अपने को पता है डी डिस्टेंस के इस प्लेन बाउंड्री के नीचे ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से देखते हो टॉप से, तो आप जहाँ से व्यू कर रहे हो दैट इज अ डिफरेंट मीडियम, ऑब्जेक्ट जहाँ पर प्लेस्ड है दैट इज अ डिफरेंट मीडियम। सो होगा क्या कि सिंस ये अलग अलग मीडियम है, ये एक बाउंड्री है, सो लाइट रेज अगर ये बाउंड्री नहीं रहा होता, और लेट्स से कि अगर आप यहाँ से देख रहे होते, इस वाले पॉइंट से, इसी मीडियम से देखोगे, तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी सारी स्ट्रेट लाइट रहेंगी, ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्रैक्शन होगा। तो आप पाओगे कि आपको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्चुअल है वही दिखेगी। तो अगर आप उसी मीडियम पर होते हो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, आपकी आई भी उसी मीडियम पर है, देन यू विल फाइंड कि जो मेजरमेंट आपको मिल रहा है वही आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट मीडियम पर चले गए, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया, सो कोई भी लाइट रे जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर के जा रही होगी, रिफ्रैक्शन होगा, उसका पाथ बदलेगा। पाथ बदलेगा तो फिर इसकी इमेज दिखेगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो जब हम मिरर में किसी चीज को देखते हैं तो उसकी इमेज दिखती है, जिस तरह से प्लेन मिरर में देखते हैं। इस सिमिलरली अगर प्लेन सरफेस से भी देखेंगे दूसरे मीडियम पर तो उसकी इमेज दिखती है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपको ये ऑब्जेक्ट ना दिख करके इसकी इमेज दिखती है। ये इमेज ऊपर दिखेगी कब? जब ये डेंसर मीडियम होगा, और ये इमेज नीचे दिखेगी कब? जब ये रेयर मीडियम होगा। सो जैसे आप वाटर पे देखते हो, बकेट में कॉइन को डालो और ऊपर से देखो तो आपको लगता है कॉइन अपलिफ्टेड है, लेकिन जब उसमें आप बकेट में आप हैंड डालते हो वाटर फील्ड, तो आपको पता चलता है कि आपको हैंड काफी डीप पे ले जाना पड़ता है, जबकि आप एक्सपेक्ट कम कर रहे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आप उसकी इमेज को देख रहे होते हो। सो व्हाट यू फाइंड कि ये डिस्टेंस कितनी है, सो ये डिस्टेंस अपने को दिखती है, जबकि एक्चुअली ये होती है। इसको बोलते हैं एपरेंट डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस। इनके बीच को बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। दैट मीन्स ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर गई है, दैट मीन्स उसकी इमेज होती है वो बेसिकली। और फॉर्मूला अपने पास क्या है? फॉर्मूला याद रख सकते थे, डी डैश की जो वैल्यू होती है वो आप एक्चुअल लेंथ को लिखते हो और एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो जहां से आपको देख रहे हो ऑब्जर्वर मीडियम का, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऐसा आप याद रख सकते हो। तो ये एपरेंट लोकेशन है, इसको बोलेंगे एपरेंट लोकेशन। लेकिन अगर आपको एपरेंट शिफ्ट चाहिए, सो ये तो एपरेंट लोकेशन हो गया। एपरेंट शिफ्ट कैसे बोल सकते हैं? apparent shift is going to be equal to is going to be like d minus d dash, which is going to be basically d आप कॉमन ले लो 1 minus mu1 upon mu2, so that is apparent shift। और ये आपको बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा कब? जब mu1 by mu2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, दैट मीन्स mu2 बड़ा होगा। तो ये तभी ट्रू होगा जब mu2 की वैल्यू mu1 से बड़ी है। अगर उल्टा होगा तो फिर इमेज हमारी नीचे चली जाएगी। इसका मतलब कभी आप वाटर से एयर में देखो,
कभी आप वाटर में जाकर के एयर में रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको दूर शिफ्टेड हुई नजर आएगी, और एयर से वाटर में देखोगे कॉइन को तो कॉइन अपवर्ड शिफ्टेड आएगा, क्लोज आता हुआ नजर आएगा। सो वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। ये बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है थ्रू प्लेन सरफेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों? क्योंकि लाइट रे नेक्स्ट मीडियम पे जा रहे हैं। इसका हम लोगों ने प्रूव भी किया था रे डायग्राम बना करके, वहां से आप देख सकते हो। सो यू नीड टू रिमेम्बर इसकी लाइक फॉर्मूला कैसे होता है, और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस है। फिर आपने पूछा वो एक क्वेश्चन पिक किया था कि कंटेनर में कोई फिश थी और बाहर फ्लाई था, फिश फ्लाई को देख रहा था और क्या चल रहा है उनके बीच में, वो सारी कहानियां। सो ये बेसिकली इसी ऊपर जो हम लोगों ने अभी रिवाइज किया, इसी का एक्सप्लेनेशन, इसी का एग्जांपल है। सो लेट्स से ये मीडियम है और एक ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर, लेट्स से ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, लेट्स से ऑब्जेक्ट 2। ये मूव भी कर रहे हो सकते हैं या फिर जो भी कहानी है, जो क्वेश्चन लिया था उसमें मूव कर रहे थे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो सकता है। 2 जनरली एयर रहेगा तो उसको 1 कर देंगे। ये वाटर है, वो अपने को गिवन रहेगा। अब आपको बोलेगा ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन कितना चल रहा है ये बताइए, या फिर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का लोकेशन बताइए। तो जो वेलोसिटी होते हैं, वो एक्सेलरेशन जो होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स से, कि अगर हमको पोजीशन पता है तो डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, फर्दर डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ ऐसा स्टार्ट कर लेना चाहिए कि लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका नाम x2 दे देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसका नाम x1 दे देते हैं। नाउ ये सिंस ये फिक्स्ड है तो ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा, और ये 2 चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। तो अगर 1 चेंज करेगा तो x1 चेंज होगा, 2 चेंज होगा तो x2 चेंज होगा। और आप चाहो तो ऐसे भी मेजर कर सकते हो, अगर बहुत प्रॉपर्ली वेक्टर्स जैसा लिखना चाहो तो इसको आप वेक्टर इधर लोकेशन बना दो, इसको इधर लोकेशन बना दो, और ये फिक्स पॉइंट से मेजर हो गया। जब कभी हम मेजर करते हैं ना लोकेशंस या पोजीशंस, तो हमेशा फिक्स्ड ओरिजिन चूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिक्स रहे, क्योंकि अगर ओरिजिन भी चूज मूव करेगा तो फिर अपने को और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, रिलेटिव लगाना पड़ता है। अब आपसे पूछ सकता है कि 1 ने 2 को कैसे देखा, 2 ने 1 को कैसा देखा, ये बताइए। तो लेट्स से कि अगर हम ये जानना चाहें कि पोजीशन ऑफ, लेट्स से हम ऐसा लिखना चाहते हैं x1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीनिंग ये है कि हम लोकेशन ऑफ 1 चूज करना चाह रहे हैं, लोकेशन या फिर पोजीशन लिख लो, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, that's how the nomenclature goes, you know, in relative motion। तो जब अपने को ये लिखना है तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, फर्दर डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा। अब अपने को ये नंबर पता करना है, बहुत सिंपल है। 2 के रिस्पेक्ट में 1 कैसा, कितना डिस्टेंस पर, ये देखना है। तो 2 को 1 कितना दूरी पर नजर आएगा। तो आप 2 से जब पूछोगे तो 2 एयर म्यू2 मीडियम पर है, और यहाँ से यहाँ तक म्यू2 मीडियम है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस 2 को नजर आएगी वो x2 नजर आएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल नजर नहीं आता है, वो एपरेंट नजर आता है। तो यहाँ पर हम एपरेंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने ऊपर जस्ट लर्न किया है। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको कुछ ऐसा लिखने वाले हैं कि ये जो x1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 आने वाला है उसमें x2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सेम मीडियम पर है। 2 आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मीडियम सेम है अप टू दिस पॉइंट। बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ फिर से। एंड देन आफ्टर यहाँ से यहाँ पर मीडियम बदल गया है, तो मीडियम बदल गया है तो ये x1 नजर ना करके x1 का एपरेंस नजर आएगा, x1 डैश, जस्ट लाइक कि d ना नजर आकर के d डैश आता है। बस हो गया। एक बार आपने ये लिखा तो x1 डैश अपने को लगेगा, x2 तो अपने को प्रॉपर पता है। x1 डैश को क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला है ऑब्जर्वर का मीडियम और ऑब्जेक्ट का मीडियम इनटू एक्चुअल। ऑब्जर्वर हमारे लिए कौन सा है, ये, तो हम ऑब्जर्वर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, म्यू1 पर, सो इसको हम म्यू1 लिखेंगे, और कितना एक्चुअल दिख रहा है वो x1 है। ये रिलेशन आ गया आपका। नाउ यू गॉट टू नो कि व्हाट इज दिस रिलेटिव पोजीशन।
Now you can go for the differentiation. So velocity of 1 with respect to 2 is going to be dx1 with respect to 2 divided by dt. So ये dx2 by dt आ जाएगा और यहाँ से mu2 और mu1 कांस्टेंट होंगे, उनको बाहर निकाल सकते हो. And then you can write dx1 by dt. मैंने जनरल आइडिया दिया हुआ है. अब आपको क्या पता होगा? अब आपको पता होगा dx1 by dt ये किस रेट से चेंज हो रहा है. अगर ये इधर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे और अगर इधर आ रहा है तो इसको नेगेटिव लिखेंगे. सिमिलरली अगर ये 2 इधर जा रहा है तो dx2 by dt को नेगेटिव लिखेंगे, इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे रख देंगे. सो ये सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, ये फर्स्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आ जाएंगे और अपने को दूसरे को पहला कैसा दिखेगा ये पता चल जाएगा. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है. सो अपने को काइनेमेटिक्स को यूज करना है और जहां पर मीडियम चेंज हो जाएगा वहां पर डायरेक्टली सेपरेट फॉर्मूले को लिख सकते हैं. इनफैक्ट हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल किया था जिसमें मल्टीपल लेयर थी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखी हुई थी. तो आप ये फॉर्मूले को ऐड करते हुए चले जाओगे और फिर इसके बाद अगर बहुत सारी चीजें आती है उनको डिफरेंशिएट कर दोगे. आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ सकता है तो नेक्स्ट पॉइंट पे इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये एक 2 का एक्सेलरेशन बन जाएगा और ये a1 बन जाएगा जो कि फर्स्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा. बता सकता है. तो ये आपका एपरेंट शिफ्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोनों कवर हो जाते हैं. लास्ट में आपने पूछा है डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताने का, उसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. डिस्पर्सिव पावर. सो बहुत सिंपल सा पॉइंट कि ये पावर नहीं होती है, बोलने को पावर है, मतलब उस सेंस में पावर नहीं जिस सेंस में हम पावर जानते हैं. ये कुछ और कहानी है. क्या कहानी है बताता. सो डिस्पर्सिव पावर लेंस प्रिज्म के लिए यूज किया जाता है. तो और प्रिज्म के लिए ना बोलो तो आप ऐसा बोलो डिस्पर्जन में यूज किया जाता है, कहीं भी यूज कर सकते हो हम लोग इसको. सो अगर अपने पास ये प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल पता होगा, ये म्यू पता होगा अपने को. सो यू विल फाइंड कि डिस्पर्जन एंगल, इसके लिए अपने दो चीजें चाहिए होती है, इसको ओमेगा से लिखते हैं. एक तो अपने को चाहिए एंगुलर डिस्पर्जन. एंगुलर डिस्पर्जन मतलब थीटा. थीटा मतलब डेविएशन का गैप, और सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है? वायलेट का. सबसे कम रेड का. सो रेड और वायलेट के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं. फिर क्या चाहिए? फिर मीन डेविएशन चाहिए और या एवरेज डेविएशन चाहिए. ना ये डेविएशन वायलेट कलर का है, रेड कलर का है और अपने पास कलर होते हैं विबग्योर. तो जो मीन डेविएशन होता है वो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग माना जाता है. सो ये आएगा मीन डेविएशन. इसकी वैल्यू आएगी म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. डेविएशन किसी प्रिज्म से क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, हम लोग बात कर चुके हैं. और जो इस कलर का डेविएशन देखेंगे उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लुएंस होता है कलर से. बस हो गया. इन दोनों के रेशियो को डिस्पर्सिव पावर कहते हैं. तो डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन. फिर इन्हीं वैल्यूज को आप इसके लिए रख देते हो, ये वायलेट कलर के लिए यूज करोगे, रेड कलर की यूज करोगे, तो अपने को मिलकर के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर -1. ये जो रेशियो है ना, इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर. एंड यू फाइंड कि ये एक फ्रैक्शन है, आई मीन लाइक ये नंबर्स का रेशियो है और म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव रहेगा, और म्यू भी म्यू आर से भी बड़ा होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. और यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का देगा, रेड कलर का देगा और येलो कलर का देगा. आपसे डिस्पर्सिव पावर पूछ लेगा. अगर आपको रेड कलर का नहीं देते, येलो कलर का नहीं देता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली एवरेज लिख लीजिए. दैट मींस वायलेट प्लस रेड डिवाइड बाय 2. सो अगर ये नॉमेनक्लेचर से आप यूज्ड टू हो गए तो क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे, आप उसको तुरंत सॉल्व कर पाओगे. और एंगुलर डिस्पर्जन पूछेगा वो बता सकते हो और ये भी बता सकते हो. मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछ ही लेता हूँ, इस पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इन फॉर्मूलाज को यूज भी कर सकते हो.
एक छोटा सा एग्जांपल, सो लेट्स से कि आप कैसा बोलता है, if white light is used in a prism of prism angle 5 degree, find the followings. अपने को कुछ टर्म्स के बारे में बताना है, उससे पहले आपको कुछ गिवन है वो बता देते हैं। गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर is 1.30, that of violet color is 1.36। ये अपने को दिया गया। पहला क्वेश्चन अपने को बताना है एंगुलर डिस्पर्जन। So can you find out angular dispersion if these informations are known to us? एक प्रिज्म है, उसका प्रिज्म एंगल आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड और वायलेट कलर के लिए दे रखा है, और आपसे जानना चाहता है कि इसका एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, वो बताइए। सभी लोग ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई कैन थिंक ऑफ कि वो सिंपल है बट प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, कुछ आंसर्स आए। 0.3, ओके, सो यू कैन, इससे पता चलता है कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। बस इतना ही आसान है। सो आप देखोगे कि अपने को एंगुलर डिस्पर्जन चाहिए थीटा ना, तो थीटा की वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इनटू प्रिज्म एंगल। और जब आप इसको यूज करोगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा 1.36 माइनस 1.30 इंटू ए इज 5 डिग्री, तो अपना आंसर भी डिग्री पे आ जाएगा। एंड यूल फाइंड कि ये 0.06 है और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है डिग्रीज, सो ये 0.3 डिग्री का आएगा। इसका अगर आप फीलिंग लेना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि अगर प्रिज्म में, अगर हमने एक थिन प्रिज्म लिया जिसका एंगल हमने 5 डिग्री लिया हुआ है, 5 डिग्री, और उस पर अगर व्हाइट लाइट को यूज किया होता ऐसा, तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स के लाइट रेस मिलते अपने को। लेकिन ये जो अलग अलग कलर की लाइट रेस मिलते हैं ना, इनका टोटल एंगल कितना बन रहा होता है, ये एंगल, जिसको आप ऐसा बोलते हो कि इसका एंगल माइनस इसका एंगल, ये जो बीच का एंगल है ये थीटा, इसकी वैल्यू आपको 0.3 डिग्री मिलती है। कैन यू मेजर 0.3 डिग्री? 0.3 डिग्री इज ऑलमोस्ट नॉन विजिबल। आप जानते हो, अगर आप आप लाइंस को ड्रॉ करते हो, उनके बीच के एंगल्स को ड्रॉ करते हो, तो अगर कोई आपसे कहता है 0.3 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 0.3 डिग्री के एंगल के बीच में सारे कलर्स हैं, मतलब वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज सब है उसके अंदर, और वायलेट और रेड के बीच का टोटल एंगल 0.3 डिग्री बन रहा है। तो फिर क्या करते हैं, इसको जितना दूर ले जाते हैं तो उतना फिर ये अलग अलग लोकेशंस पे या उनके बीच का गैप देखना स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट इसकी जो एंगल बनता है वो बहुत छोटा एंगल बनता है। लेट्स से कि एक दूसरा पार्ट इसमें पूछ लेते हैं कि डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी। सो इस प्रिज्म की कितनी डिस्पर्सिव पावर है ये अपने को बताना है एज अ नेक्स्ट पार्ट। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आप बता सकते हो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, कैलकुलेट कर लीजिए।
फर्स्ट आंसर करेक्ट जा रहा है 0.3 डिग्री। डिस्पर्सिव पावर 0.18 है। अच्छा, इससे पहले जो आपने 0.3 आंसर दिया था उसमें डिग्री बोलना बहुत जरूरी है कि किस यूनिट पे दे रहे हो। और जब आप डिस्पर्सिव पावर बोलोगे तो उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूनिट लेस होता है। सो यू विल फाइंड कि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्यों? ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू, और वैसे भी आप डायरेक्टली लिखो, थीटा तो आपने पता कर ही लिया है ना, थीटा डिवाइडेड बाय डेविएशन विच इज दिस वन। तो आप थीटा को यूज करके भी यूज कर सकते हो या फिर आप म्यूज का फॉर्मूला लगा करके भी यूज कर सकते हो, चॉइस अपनी है। तो आएगा म्यू ऑफ वायलेट कलर म्यू ऑफ रेड कलर डिवाइड बाय म्यू ऑफ येलो कलर माइनस वन। अब आपको येलो कलर नहीं दिया गया एवरेज वैल्यू, तो इसकी जो येलो होती है वो एवरेज वैल्यू होती है, वायलेट प्लस रेड डिवाइड बाय 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो ये 1.30 प्लस 1.36, और वैसे भी आप एवरेज डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि इसका जो एवरेज गिरेगा ये 0 है, ये 6 है, तो 33 आ जाएगा। तो ये 1.33 आ जाएगा। सो अपना आंसर क्या बनने वाला है? ये आएगा 1.36 माइनस 1.30 डिवाइड बाय 1.33 minus 1. When you're going to simplify, you will get 0, 6 divided by, and this is going to be 0.33. कैलकुलेशन आप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर थिंग्स। तो ये बनेगा अपना 6/33 which can be written as 2 divided by 11। डिवाइड कर सकते हैं तो ये जाएगा 0.1 और इसके बाद 90 बचेगा, देन यू कैन राइट 8 और समथिंग लाइक दैट। सो कैलकुलेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, और डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है, बट आप देखोगे कि जो फाइनली क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, और वो आपको इजी तभी लगेगा जब आप उस लैंग्वेज से यूज टू हो जाओगे कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कैसे चेंज हो रहे होते हैं, डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन किसको बोलते हैं, एवरेज डेविएशन किसको बोलते हैं। तो अगर आपसे एवरेज डेविएशन पूछता है तो आप म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को बता रहे होते हैं। दोनों का रेशियो क्या है? तो ये तीन ही क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर और मीन डेविएशन। इन्हीं में से कोई ना कोई घुमा करके आपसे पूछेगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म लगाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, कॉम्बिनेशन का ये मीन डेविएशन क्या है, वो सारी बातें आप बता सकते हो। हम लोगों ने इनफैक्ट दो अलग अलग केसेस कर रखे हैं कि जब एंगुलर डिस्पर्जन 0 होगा तो डेविएशन कितना आएगा, जब डेविएशन 0 होगा तो थीटा कितना आएगा। उनको आप डायरेक्टली ओमेगा के टर्म में यूज कर सकते हो, लाइकली रहते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में आने के लिए, इसलिए उसको इस तरह से बताया गया। फाइन, तो ये आपके डाउट्स हैं थ्योरेटिकल। और भी कोई डाउट हो थ्योरेटिकल पूछ सकते हो। नहीं तो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इशू आ रहा है वो पूछ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, आइदर क्वेश्चंस और डीपीपी का क्वेश्चन और मॉड्यूल का क्वेश्चन, जो भी आपको अभी अच्छा लगे, क्योंकि अभी आपका टेस्ट ड्यू है, इसलिए आपके डाउट्स रिजॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। बेटर होगा आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछें जिस पे आपको इशू जा रहा है। अगर हो जा रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, हम लोग वेब ऑप्टिक्स का ब्रीफ अप कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। Okay, seems like you're okay with things. Otherwise भी अगर आपको डाउट आते हैं तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड। कैन वी प्रोसीड टू वेव अगर आपके पास कोई कंसर्न डाउट नहीं है? ये भी ऑप्टिक्स ही है, बेसिकली ऑप्टिक्स का अगला सेगमेंट है जिसमें हम लाइट को इंटायरली डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। अभी हम रिफ्लेक्शन पर फोकस थे, और लाइट रे को हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानते थे, एज्यूम किया था। आपने
रिवीजन क्या होगा, तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, वी एज्यूम लाइट टू बी मूविंग ऑन अ रेक्टिलिनियर पाथ, सो दैट वाज अजम्पशन। अब उसके डीप पे जाएंगे और एक्चुअली देखेंगे क्या वो लीनियर पाथ पे चलता है या फिर वो वेव है तो वेव जैसा चलता है, और अगर वेव जैसा चलता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन को जस्टिफाई करता है। एंड यू विल रियलाइज कि जो वेव कॉन्सेप्ट है या वेव थ्योरी है, वो जितना भी आपने अभी पढ़ा है सबको जस्टिफाई करता है, सबको प्रूफ कर सकता है। वो प्रूफ कर सकता है कि स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन थीटा या फिर म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ा था या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उनमें प्रूफ नहीं किया था कि आई इज इक्वल टू आर होता है रिफ्लेक्शन केस में। बस एज अ लॉ पढ़ लिया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको यूज किया है। बट somebody कैन आस्क यू टू प्रूव इट, तो प्रूफ ये कहाँ से आया है, तो इसको प्रूफ भी अपने को चाहिए। और ये कहाँ से आया स्नेल्स लॉ, इसका भी प्रूफ चाहिए। तो ये सारे प्रूफ वेव ऑप्टिक्स या वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है रेडी है उसको करने के लिए, वो प्रूफ करके बता देगा। तो उससे फिर ये जस्टिफाई हो जाएगा कि यस जो हम लोग यूज कर रहे थे वो बराबर था। अपार्ट फ्रॉम इनको प्रूफ करने के अलावा भी बहुत काम करेगा कि लाइक आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए होंगे आपके लिए, वो भी जस्टिफाइड होंगे। आपने कुछ लिखा है, कैन आई एक्सप्लेन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट इन ब्रीफ। ओके, सो ये जो नॉमेनक्लेचर है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट, इनका क्या मीनिंग होता है मैं बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आई के बारे में बात की। देखो क्या होता है ना कि हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और साइंस इसीलिए पढ़ते हैं जिससे कि ह्यूमंस की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके, हम लोग चीजों को और अच्छे से समझ सकें। सो अगर आपको कोई चीज देखनी है, देन अपने पास एक ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विजुअलाइजेशन में। इनफैक्ट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखती है बिकॉज ऑफ आवर आईज। सो अपनी आईज के बारे में आप जब पढ़ोगे तो ह्यूमन आई या फिर कोई और भी क्रिएचर का आई अगर आप देखोगे, सो ये बहुत ही स्पेशल लेंस होता है, बहुत ही स्पेशल लेंस होता है। हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले से ग्लास के या किसी ऑप्टिकल मीडियम के लेंसेज बनाते हैं, और ये लेंस जो है वो गॉड गिफ्टेड है। ऑफ कोर्स गॉड इज अ ग्रेट क्रिएचर, सो क्रिएटर। सो उसका जो क्रिएशन है, ही इज अ ग्रेट क्रिएटर, ही उसका जो क्रिएशन है वो अब रिमार्केबली बेटर है जो ह्यूमंस के क्रिएशंस हैं। उसका एक एग्जांपल आप इस लेंस पे देख सकते हो। ये जो लेंस है इसकी अपनी एक फोकल लेंथ होती है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती है। और जो हम लोग लेंस यूज करते हैं, अगर आप मार्केट से एक लेंस लेकर के आओगे तो उसका फोकल लेंथ फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स हो जाएंगे, उसका म्यू फिक्स हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2 से f फिक्स हो जाएगा। फिर अगर आपको इस लेंस को यूज करके कोई इमेज बनानी है, और लेट से आपको इस इमेज इस स्क्रीन पे बनानी है, यहाँ पर इमेज बनानी है, तो यहाँ पर इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रखने के कुछ ही ऑप्शंस होंगे। जैसे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट वाले मेथड में, अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन फिक्स कर देते तो हमारे पास लेंस को रखने के दो ऑप्शंस रहते हैं, और वो भी दो काफी ज्यादा हैं। अदरवाइज क्या होगा कि एक इमेज को बनाने के लिए एक लोकेशन पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सो पॉइंट इज कि अगर हमने इसको फिक्स कर दिया और इमेज को फिक्स कर दिया तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स हो जाएगी। सो लेट्स से अगर ह्यूमन किसी क्रिएचर को बनाता है और उसको अपने बनाए हुए लेंस से आईज बनाता है, तो उस क्रिएचर की स्पेशलिटी क्या हो पाएगी या फिर वो किस तरह से देख पाएगा? वो किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएगा जब उसके वो ऑब्जेक्ट उसकी आई से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा। लेट्स से अगर ये 10 मीटर का बनाता है, तो जब ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर रखी होगी तभी उसको दिखेंगे और कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगी। लेकिन ह्यूमन आई पर आप देखोगे कि हम एक ही लोकेशन के ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, हम एक साथ मल्टीपल लोकेशंस के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं।
और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लेंस की। और ऐसा करने के लिए उस लेंस को क्या करना होगा, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना होगा डिपेंडिंग अपॉन एवरी लोकेशंस। आप अगर सामने देखें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो एक ही मोमेंट पर आप बहुत सारी डिस्टेंसेस वाली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। दैट मीन्स साइमल्टेनियसली ये बहुत ज्यादा वैल्यूज को एडजस्ट कर सकता है। और आई की इस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं अकोमोडेशन। और एडजस्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन फिर भी आई ऐसा नहीं कि ये जो ह्यूमन आई है, आईज हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को देख लें। आई मीन लाइक आईज के पीछे क्या चल रहा होगा वो नहीं देख सकते हो। जैसे आप किसी वॉल की तरफ फेस कर रहे हो या कहीं फेस कर रहे हो, तो आपके पीछे क्या चल रहा है वो आप नहीं देख पाते हो। तो वो लिमिटेशन है ना। और ये भी नहीं है कि आपके फ्रंट में जितना भी है सब कुछ दिख जाता है। सो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये 25 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी ह्यूमन आई। हेल्दी ह्यूमन आई अनडिफेक्टेड, वो 25 सेंटीमीटर के आगे की सारी ऑब्जेक्ट्स को देख लेता है, लेकिन यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। आप कभी किसी लेट से आप बुक को रीड करो, आप आईज के बिल्कुल क्लोज लेकर के आओ बुक को, अब रीड करने की कोशिश करो, आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जिसका जो एडजस्टमेंट है ना वो लिमिटेड है, और वो एडजस्टमेंट 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड ही कर पाता है। इसको अकोमोडेशन या एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है आई कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट कर पाती है? एक क्लोजेस्ट पॉइंट है यहाँ से लेकर के, और एक फारदेस्ट पॉइंट है इस तक को। तो जब इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, तो इसको बोलेंगे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी तो आई उस समय नियर पॉइंट एडजस्टमेंट कर रही होगी। दिस इज द नियर पॉइंट, और आई ये एडजस्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम होगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को आप जब देख रहे होते हो, तो आई जिस तरह का एडजस्टमेंट कर रही होती है उसका नाम होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। अगर आप इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, तो आई उस समय बिल्कुल रिलैक्स होती है, नॉर्मल होती है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये दो नॉमेनक्लेचर हैं। ये फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा नॉर्मली जब ये फार अपार्ट ऑब्जेक्ट रखी होगी, और जब क्लोजेस्ट होगी तो नियर पॉइंट होगा। क्लोजेस्ट कितना होता है? डी। डी मतलब 25 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी ह्यूमन आई। और ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट पता किया गया है, ऑब्जर्वेशन से, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, सभी की इमेज रेटिना पर ही बनेगी। और रेटिना पर कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर रेटिना ब्रेन को लेके जाता है इन्फॉर्मेशन, या रेटिना से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन से अपने को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसे रखी हुई है। ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, ये फार पॉइंट एडजस्टमेंट है। और जब कभी आपसे बोलेगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करना है, इसका मतलब है जहां पर आपकी आई है, आई को ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे नजर आनी चाहिए। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप लेंस वेंस लगा करके उसको पहले यहाँ पर इमेज बनाओगे, फिर ये इमेज आई के लिए काम करेगी। तो ये इसकी मीनिंग है। और आपने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में कई जगह देखा है, तो जब हम नियर पॉइंट बोलते थे, तो जो फाइनल इमेज आनी चाहिए थी, वो लास्ट वाले जो आई पीस था, आई पीस से आपका आई पीस यहाँ लगेगा ऐसा। तो आई पीस से कितना डिस्टेंस पे बनना चाहिए? डी डिस्टेंस पे बनना चाहिए। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, तो आपका आई पीस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनना चाहिए इमेज। ये हमने को देखना है। ये लैंग्वेज कहीं भी यूज कर सकता है अपार्ट फ्रॉम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट। समझ में आ गया होगा आपको? अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो आप जरूर पूछ सकते हो। आपने कुछ और लिखा, कैन आई एक्सप्लेन डीपीपी एट थर्ड क्वेश्चन? ओके। अगर इमेज नर्व डिस्क पे नहीं तो वो नहीं दिखती ना। नर्व डिस्क के बारे में ज्यादा डिटेल में बोल पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट ये जरूर होता है कि अगर ये जो यहाँ पे सरफेस होता है, वहां पर अगर नहीं बन पाया, तो फिर नहीं दिखेगा। सपोज कर लीजिए आपकी इमेज यहाँ कहीं बन गई, यहाँ पर, क्योंकि इमेज को थोड़ी ना पता होता कहाँ स्क्रीन है, कहाँ पे बनना है, वो तो लेंस के हिसाब से बनती है।
तो यहाँ पर बन गया तो फिर नहीं दिखेगा, इसके बियॉन्ड बनने की कोशिश किया तो भी नहीं दिखेगा। इसको इसी स्क्रीन पे बनना चाहिए, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग रेटिना बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं उसको लेकर के जा रहे होते हैं। DPP 8 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैं DPP 8 ओपन करता हूँ, उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो DPP 8 लेट्स सी कि यहाँ पर अवेलेबल है। अभी और भी DPP से मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको अपने को आंसर करना है। सो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बोलता है आपके पास 3 प्रिज्म है और कंबाइन किया है। अब बोलोगे कि हम लोग 2 प्रिज्म के बारे में तो बात कर चुके हैं, अब आप 3 प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हो तो उसको भी देख लेंगे। ये अपसाइड रखी हुई है, ये अपराइट है, ये डाउनवर्ड रखी हुई है, ये अपवर्ड रखी हुई है, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये दूसरा डिफरेंट है। तो आपसे पूछता है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ क्राउन ग्लास फॉर रेड येलो वायलेट इज दिस, एंड फ्लिंट के लिए वो डैश लगा रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ A प्राइम टू A फॉर 2 कंडीशंस, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब ध्यान से समझेंगे तो आपको रिलेट हो पाएगा जो हम लोगों ने क्लासेस में किया हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे हम लोग कितने जल्दी आंसर दे पाते हैं क्वेश्चंस के, और एटलीस्ट हम उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन को देखो, पार्ट को, इसमें बोला देयर इज नो एंगुलर डिस्पर्जन। सो अगर हम कोई एंगुलर डिस्पर्जन नहीं चाहते हैं तो क्या आना चाहिए, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 मस्ट बी इक्वल टू 0। यू रिमेम्बर दैट, यू नीड टू। फिर आप बोलोगे कि θ1 और θ3 तो बराबर आने वाले हैं। अच्छा, θ1 को क्या लिखने वाले हैं, θ1 को लिखने वाले हैं क्राउन के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले θ1 हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, तो ये आएगा वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए, और उसका एंगल ए, प्रिज्म एंगल ए, यू विल फाइंड द सेम विल बी ट्रू फॉर θ3, क्योंकि सेम प्रिज्म है तो फिर सेम डेविएशन डिस्पर्जन आता है। लेकिन जब आप θ2 को मेजर कर रहे होगे तो आपको डैश लगाना पड़ेगा, और ये ए डैश। आप चाहो तो ए डैश को, आपको ए डैश को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इधर डिस्पर्जन करेगा तो ये इधर डिस्पर्जन करेगा। सो आप इसको माइनस लगा दोगे, मैंने बोला था जो अपसाइड डाउन होते हैं इसको माइनस लगा सकते हो। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दीजिए, अगली लाइन में अपने को आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ से अपने को मिलेगा 2 टाइम्स म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड ए माइनस म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड ए डैश इज इक्वल टू 0। आपसे ए डैश अपॉन ए मांग रहा है, तो ए डैश अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी इसको इधर ले जाओ, फिर ए को उधर डिवाइड कर लो, बाकी आप समझदार हो। तो ये बनेगा 2 टाइम्स म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइड बाई म्यू वायलेट का डैश माइनस म्यू रेड का डैश। आंसर हो गया, आंसर दिया होगा, आप चेक कर सकते हो। सो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 मस्ट बी 0, क्योंकि उसने बोला है कि कोई एंगुलर डिस्पर्जन नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। फिर बी पार्ट के लिए, बी पार्ट बोलता है देयर इज नो डेविएशन फॉर येलो रे, दैट मींस मीन डेविएशन इज 0। तो जब मीन डेविएशन 0 होगा तो हम बोलेंगे मीन ऑफ 1 प्लस मीन ऑफ 2 प्लस मीन ऑफ 3 मस्ट बी 0। अच्छा, फर्स्ट का कितना लिखते हो, येलो कलर के लिए लिखना होता है, तो आप लिखोगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। इसको निगेटिव करोगे क्योंकि ये निगेटिव है, डाउन साइड प्रिज्म है। म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश प्लस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, अगेन द सेम थिंग, इक्वल टू 0। अगली लाइन में अपने को फिर से ए डैश बाई ए का रेशियो पता चल जाएगा, इसको इस साइड लेके जाओगे, ए से डिवाइड करोगे, सो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 2 टाइम्स म्यू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू वाई डैश माइनस 1।
आपको आंसर मिल जाएंगे तुरंत। डन हो गया, बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको रेडीमेड फॉर्मूला बना दिया है मैंने, एंगुलर डिस्पर्जन को लेकर के और मीन डेविएशन को लेकर के। नेट जीरो करना है तो नेट जीरो कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, एक पॉइंट बेसिकली याद आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि आप रिलेट कर पाते हो नहीं एंगुलर डिस्पर्जन से। इसी में मैं इक्वेशन फ्रेम करके आपको दे रहा हूँ, नोट कर लेना। सपोज कर लीजिए इस पे ये जो दो दिए गए हैं प्रिज्म, तीन दिए गए, तीन के बजाय दो रहे होते हैं। डार्क कलर यूज कर लेते हैं। और इन दो प्रिज्म को के बारे में आपको खास इंफॉर्मेशन ना देकर के कुछ आपको ऐसा बताता है, एक अपसाइड डाउन कर दिया। लेट से ऐसा आपको कहा गया कि यहाँ पर एक लाइट रे आती है और जो कि वाइट थी, और बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलता है। कलर्स मिलते हैं बेसिकली, बीच में जो क्या चल रहा होगा वो नहीं बताया गया। सो लेट से वाइट है और लेट से इसका एंगल ए दिया गया है, इसका एंगल ए डैश है, म्यू है, म्यू डैश है। हम सभी का कंपेयर करा जा सकता है। हमारा फोकस है थीटा को लेकर के और डेल को लेकर के। ये डेल्टा जो है मीन डेविएशन है, कुछ भी नहीं लिखा है तो मीन बोल सकते हो, या फिर मीन लिख सकते हो, या फिर येलो लिख सकते हो। ये एंगुलर डिस्पर्जन है, और आपको बोलता है कि ये आपको रेड कलर मिला है, ये वायलेट कलर मिला है। एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये बीच में कुछ ब्लू ग्रीन टाइप के रहे होंगे, ब्लू ग्रीन, और वो ऊपर आएगा ब्लू। तो ब्लू ग्रीन विबग्योर टाइप का ऑर्डर ऐसा दे रखा है। तो दिखाने के लिए अपने को केवल दो बताएगा, तब भी अपने को पता चल जाएगा। और ये लाइट रे आपको ऐसा मिला। अगर ये सिचुएशन आपको दिखाई जाती है तो क्या आप ये बता सकते हो इसके लिए थीटा 1 था और ये डेल्टा 1 था, इसके लिए थीटा 2 है और डेल्टा 2 है। हमारा क्वेश्चन इस बात पर है कि क्या हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 और थीटा 1 थीटा 2 को कंपेयर कर सकते हैं। सो मैं चार ऑप्शन फ्रेम कर दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, डेल्टा 1 is equal to delta 2. Theta 1 is greater than theta 2. Delta 1 is greater than delta 2. Theta 1 is less than theta 2. Delta 1 is greater than delta 2. Then theta 1 is less than theta 2. Delta 1 is less than delta 2. ऐसे कुछ ऑप्शंस बनाए गए। अगर इसमें से ना मैच करे तो आप लास्ट एक नन ऑफ दिस भी बोल सकते हो। सो अगर ये सिचुएशन दे देता है, इस तरह का फिगर बना कर देता है और आपसे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो क्या बता पाओगे क्या चल रहा है? थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करके आप बता पाओगे। व्हाइट लाइट आपने इंट्रोड्यूस की है, पहला प्रिज्म से पास होता है, फिर सेकेंड प्रिज्म से पास होता है, तो आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, और बीच के बारे में बोला गया है। जनरली क्या होता है, बीच के बारे में पता होता है तो इनपुट आउटपुट के बारे में बताते हैं। एनी आंसर? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन ये है कि ये व्हाइट लाइट इंट्रोड्यूस की गई है, थोड़ा सा और आपके लिए हेल्पफुल कर देते हैं।
ये जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट को आपने इंट्रोड्यूस किया है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में। लेट्स इसको हमने स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा इजियर रहेगा, वहां से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। एनीवे, व्हाइट लाइट को आपने इंट्रोड्यूस किया था, और जब आपने ये व्हाइट लाइट इंट्रोड्यूस किया तो ये फर्स्ट प्रिज्म से जाएगा, यहाँ पे डिस्पर्जन होगा, सेकंड प्रिज्म में जाएगा, वहां से डिस्पर्जन होगा, फाइनली अपने को ऐसा मिलता है। और इनके पैरामीटर्स पता है, इसके पैरामीटर्स पता है। सो अपने को कंपेयर करना है कि एंगुलर डिस्पर्जन में क्या हम कंपैरिजन कर पाएंगे, या फिर मीन डेविएशन में कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो कौन सा सुटेबल कंपैरिजन होगा। सो व्हाइट लाइट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड and it is refracting from these two prisms. Basically dispersion चल रहा है। D सजेस्ट किया गया है, चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको सोचना होता है, और किस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। अभी भी अगर आपके पास कोई गेस या फिर कोई आइडिया लग रहा हो तो आप बोल सकते हो। तो हम लोगों ने बात किया था कि डेविएशन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है। सो अगर इस सिचुएशन को आप देखते हो, या फिर मैं आपको प्रिज्म बना करके दिखाता तो उससे रिलेट करना आपके लिए आसान होगा। एक ये प्रिज्म है और ये दूसरे इसको अपसाइड डाउन कर देता, और कोई भी लाइट रे को अगर आप लेकर के चलते हो, ये लाइट रे, अगर ये लाइट रे इसी के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब उसमें डेविएशन नहीं हुआ है। सो अगर अपने को ये डेल 1 बोलता है, ये डेल 2 बोलता है, तो ये उस केस के बारे में बात करेगा कि डेल 1 डेल 2 बराबर है, क्योंकि इसने थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड किया होगा, फिर इसने उतना ही ऊपर बेंड कर दिया होगा। अगर ये पैरेलल है तो, पैरेलल है तो, अगर ये ऊपर की तरफ चला गया ऐसा, इसका मतलब डेविएशन किसने ज्यादा किया, ये नीचे को डेविएशन करता है और ये ऊपर को डेविएशन करता है। और सिंस ये ऊपर की तरफ चला गया, इसका मतलब इसका डेविएशन 2 का ज्यादा था, 1 का कम था, क्योंकि 2 बेस की तरफ लेके जाता है और 1 भी अपने बेस की तरफ ले जा रहा था। तो अगर वो इसके बेस की तरफ गया तो 1 डोमिनेट करेगा, इसके बेस की तरफ गया तो 2 डोमिनेट करेगा। थर्ड, अगर ये गया इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि कौन सा डोमिनेट किया होगा, डेल्टा 1 ज्यादा रहा होगा, डेल्टा 2 कम रहा होगा। ये कब, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की, एक लाइट यूज की, एक कलर की। इस केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसा जा रहा था। ये जो लाइट रेस हैं, एवरेज वाली को अगर आप देखोगे तो एवरेज वाली कहीं इधर जा रही है, नीचे की तरफ। सो डेविएशन हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। अगर अनडेविएटेड होती है तो एवरेज हमारी इधर आनी चाहिए थी, और हमारा एवरेज येलो वाला इधर कहीं जा रहा होगा। इसका मतलब है किसने ज्यादा बेंड कराया, कैन वी से कि इस वाले बेस की तरफ ज्यादा बेंड हुआ है। इसका मतलब डेल्टा 1 बड़ा होगा। अगर डेल्टा 1 बड़ा होगा तो हमारे पास कौन से ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है। डेल्टा 1 को बड़ा होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब अपने को थीटा में कंपेयर करना है। बेसिकली मैं आपको थीटा बताना चाह रहा था, डेल्टा को तो हम लोग एक बार बात कर चुके थे। तो अगर आप डेल्टा को भी समझते तो आपको बी और सी में से एक रिस्पॉन्स मिलता। थीटा कैसे डिसाइड करते हैं, आप देखोगे कि अगर हमारे पास केवल पहला वाला प्रिज्म होता और हमने व्हाइट लाइट डाला होता, तो हमको पता है कि वायलेट कलर बेस की तरफ जाता है, रेड कलर ऊपर जाता है, तो ये वायलेट होगा, ये रेड होगा। और अगर हमारा इसका मतलब जहां पर बेस होता है वहां पर वायलेट जा रहा होता है। और अगर इस पर हमने इंसिडेंट करेंगे तो वायलेट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, रेड हमारा नीचे की तरफ आएगा। अब दोनों को हमको कंबाइन करना है। जब हमको कंबाइन करना है तो अगर दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर होता तो
जितना ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके फिर सारा एक ही लाइन पे आ जाते हैं। क्योंकि एक केस हम लोगों ने किया था जहां पर एंगुलर डिस्पर्जन 0 हो जाता है, तो एंगुलर डिस्पर्जन 0 होने का मतलब θ1 + θ2 = 0। इसका मतलब जितना इसने वायलेट को नीचे किया था उतना इसने वायलेट को ऊपर कर दिया, और तो वायलेट स्ट्रेट लाइन पे आ गया। सिमिलरली जितना इसने रेड को ऊपर किया था इसने रेड को नीचे कर दिया, तो रेड भी वायलेट भी सब कोइंसाइड कर गए। तो जिस तरह से हमने डेल्टा के बारे में सीखा उसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो फाइनली अगर हमको वायलेट कलर जिधर जा रहा है तो वो बताएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन लाइक अगर वायलेट कलर इसके बेस की तरफ जा रहा है इसका मतलब इसका डिस्पर्जन ज्यादा है, अगर वायलेट कलर ऊपर जा रहा है तो इसका डिस्पर्जन ज्यादा है। अब आपने देखा इसमें वायलेट इसने ऊपर बनाया है और रेड नीचे बनाया है, तो इसका मतलब है कि इसका डिस्पर्जन ज्यादा रहा होगा, इसका डिस्पर्जन कम रहा होगा। इसका मतलब इसका डिस्पर्जन मतलब θ2, तो θ2 शुड बी मोर एज कंपेयर टू θ1, सो θ2 शुड बी मोर एज कंपेयर टू θ1। तो करेक्ट आंसर अपने को क्या मार्क करने का, सी ऑप्शन। सो कैसे चेक करना होता है मैं फिर से बोलता हूँ। पहले तो अपने को एक मीन डेविएशन चेक करना है, तो मीन डेविएशन के बेसिस पे डेल्टा को कंपेयर कर लेंगे। अगर मीन डेविएशन हमारा इसके हिसाब से हम चल सकते हैं, अनडेविएटेड है तो दोनों बराबर रहे होंगे, और जिसकी बेस की तरफ गया है उसका डोमिनेशन होगा। फिर एंगुलर डिस्पर्जन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वायलेट और रेड का ओरिएंटेशन देख सकते हैं। अगर वायलेट नीचे से ऊपर विप की ओर जा रहा है इसका मतलब ये डोमिनेट कर रहे हैं, और विप की ओर आई मीन नीचे से ऊपर विप की ओर जा रहा है इस तरह से, तो ये डोमिनेट कर रहा है। और अगर विप की ओर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका सेकंड डोमिनेट कर रहा है। तो θ2 इसका बड़ा होगा और θ1 इसका बड़ा होगा, α1 इसका बड़ा होगा, हम बता सकते हैं। इसमें मतलब θ2 इसका बड़ा होगा और डेविएशन इसका बड़ा होगा, सी ऑप्शन लग जाएगा। समझ में आया कि क्या बोला है? अगर आपको समझ में आया तो अपना काम हो जाता है। तो थीटा का कंपैरिजन, डेल्टा का कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। और थीटा के कंपैरिजन के लिए अपने को देखना है कि विप ग्योर का ऑर्डर कैसा जा रहा है, और डेविएशन के लिए अपने को देखना है कि जो मीन डेविएशन है वो ऊपर गया या फिर नीचे गया, आई मीन रिलेटेड टू द इनिशियल इंसिडेंट। चलो, सो दिस वाज योर डीपीपी क्वेश्चन एज वेल एज उसके साथ साथ मैंने एक सपोर्टिंग क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया सिमिलर टाइप का। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। डीपीपी से अगर डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है सो अपने पास 15 मिनट है। अब चाहो तो हम लोग स्टॉप भी कर लेते हैं, क्योंकि ब्रीफ करने का मतलब बनेगा नहीं, वो वेव ऑप्टिक्स अपने सिलेबस में भी रखा नहीं टेस्ट पेपर में। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो हम लोग वेव को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। एक जरूर सजेशन जरूर रहेगा कि वेव हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं उसके अभी बीच में आपका टेस्ट हो जाएगा, आपको अगर टाइम मिलता है या फिर आप कहीं से अरेंज करके उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए वेव को एक बार फिर से। हालांकि अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिवाइज किया होगा, तो एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव जो चैप्टर था रिवाइज कर लोगे तो वेव ऑप्टिक्स आपको जल्दी समझ में आएगा। वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ जो आप लोगों ने वेव में पढ़ रखी है, जस्ट समराइज करूंगा। जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिलते हैं एक ही लोकेशन पे एक ही टाइम पर, तो रिजल्टेंट वेव कैसे बनती है। y = y1 + y2 हुआ करता था। सुपरपोजिशन के बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसको बोलते हैं इंटरफियरेंस ऑफ वेव। जब दो या उससे ज्यादा वेव्स मिलते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी कर रही होती है फेजेस को देख करके, और वो अपने को देखना होगा कि कितना फेज डिफरेंस है, क्या रिलेशन है कोहेरेंट सोर्सेज नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। पर्टिकुलरली जो आई का फॉर्मूला हुआ करता था √I1², जो आई का फॉर्मूला हुआ करता था, या फिर एक एटम में बोलते थे तो √A1² + A2² + 2A1A2 cos phi। सो फेज डिफरेंस निकालना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनकी कंडीशंस वेवलेंथ में, फेजेस में, वो आप रिवाइज करके रखोगे। मैं सिंपली समराइज करूंगा, उसके बाद उसका यूज करना स्टार्ट करूंगा।
और अगर आपने रिवाइज कर लिया होगा, करके सुनोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कनेक्ट हो पाएगा, वरना टाइम लगेगा। सो इसका मतलब हम लोग अभी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पूछ सकते हो। नहीं है तो फिर we will be starting wave optics after the test. Is there anything to ask? Okay, I don't think कि आपके पास सब कुछ है। चलेगा। So all the best for your test. Prepare well, and then after we will be moving for wave optics. Thank you guys.